हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें वो है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज़ फ्रॉम लाइबिलिटीज़। कि जो पार्टीज़ हैं इंस्ट्रूमेंट की, जो उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको उनके दायित्व से उनकी जो लाइबिलिटीज़ बनती हैं उससे क्या करना, डिस्चार्ज करना, फ्री करना। कि अब कोई उनकी लाइबिलिटी ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो कैसे हो सकती है। विनिमय साधा जो विलेख हैं उसमें यहाँ पे जो मुक्ति है उसका अर्थ मतलब डिस्चार्ज है, जो उसका प्रयोग दो अर्थों में किया, मतलब दो टाइप से हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक तो जो पक्षकार हैं उनको फ्री करना है ऐसी लाइबिलिटी से, और एक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उससे ही क्या हो जाए, उसी को क्या कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो अपने आप जो वो हैं पक्षकार हैं वो क्या हो जाएंगे फिर, इससे अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे अगर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा। देखो पहले केस में क्या है, एक पक्षकार को उसके दायित्व से छुटकारा मिल जाने पर जो विलेख अधिनियम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो नेगोशिएशन है किसी इंस्ट्रूमेंट का वो चलता रहेगा। मतलब एक पक्षकार को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दायित्व मुक्त कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 3 को, लेकिन यहाँ सभी को नहीं कर रहे। इंस्ट्रूमेंट है वो अभी भी नेगोशिएशन में है, वो अभी भी ट्रांसफरेबल है। लेकिन सेकंड केस में क्या होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी मुक्ति हो जाने पर, मतलब उसी को डिस्चार्ज करने पर जो उससे संबंधित सभी पक्षकार हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने दायित्व से छुटकारा उनको मिल जाएगा। यहाँ पे एक पक्षकार की बात की है, एक पक्षकार को बहुत सारे तरीके हैं जिससे उसको अपने लाइबिलिटी से फ्री किया जा सकता है, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट को ही डिस्चार्ज कर दिया तो सभी पक्षकार अपने आप क्या हो जाएंगे, अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। देखो फर्स्ट है पक्षकार या पक्षकारों की मुक्ति, डिस्चार्ज ऑफ पार्टी या पार्टीज। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर होता है, ऐसा होल्डर पूर्व पक्षकार को उत्तरदायी बनाए रखता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है कब तक, जब तक उस होल्डर को क्या न मिल जाए, पेमेंट न मिल जाए। कि बीच में जो पक्षकार रहे हैं या होल्डर से पहले जो किसी के पास था उसने एंडोर्स कर दिया तो उन पक्षकारों की लाइबिलिटी तब तक बनी रहती है नॉर्मल केस में कि जब तक होल्डर को उसकी पेमेंट नहीं मिल जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे पक्षकारों को उनकी लाइबिलिटी से मुक्त किया जा सकता है। वो तरीके कौन कौन से हैं? फर्स्ट है विलोपन या रद्द करने द्वारा, बाय कैंसिलेशन। जब एक विलेख का जो धारक है, होल्डर है, उस डॉक्यूमेंट पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे किसी पक्ष का नाम लिखा हुआ है, उस पक्षकार के नाम को काट देता है और उसको अपने दायित्व से मुक्त कर देता है। अगर नाम गलती से कटा है तब इस कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसका होल्डर चाहता है किसी पक्षकार को फ्री करना तो वो उसका वहाँ से नाम काट के और क्या कर सकता है, किसी भी पक्षकार को ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो लाइबिलिटी बनती है उससे फ्री कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बाय रिलीज, छुटकारा देकर। जब किसी विनिमय साधा लेख पत्र को जब डिस्पोज ऑफ करना अब इसको, तो इसमें क्या होता है कि किसी पक्षकार का नाम नहीं काटा जाता, किसी और ढंग से उसको क्या किया जाता है, उसके दायित्व से मुक्त किया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भुगतान के बदले में आंशिक भुगतान प्राप्त कर ऋणी को क्या कर देना, फ्री कर देना। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी के पास जिसकी पेमेंट करने की लाइबिलिटी थी तो उसके पास उस टाइम पे पैसे नहीं है। अगर वो आंशिक रूप से भुगतान करता है कि 10,000 रुपये उसको पे करने थे, अगर वो 50% भी पे कर देता है तो होल्डर क्या बोलता है कि 50% में ही हम ये मान लेंगे कि आपने पूरी पेमेंट कर दी। अगर वो ऐसा होल्डर खुद बोलता है तो वो क्या दे रहा है उसको, मतलब ऐसा छुटकारा दे रहा है और वो अपने दायित्व से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसके बाद है यथाविधि भुगतान द्वारा। अगर नॉर्मली अभी तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि किसी इंस्ट्रूमेंट की टाइम पे, मैच्योरिटी टाइम पे पेमेंट कर दी जाए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस टाइम पे पेमेंट करने की, अलग अलग केस में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग व्यक्ति की बनती है, तो अगर वो यथाविधि धारी भुगतान मतलब पेमेंट कर देता है, पेमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप फ्री हो जाएगा ऐसी लाइबिलिटी से। इसके बाद है
वैधानिक गति द्वारा। वैधानिक गति की ऑपरेशन ऑफ लॉ। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कानून ऐसा लागू हो गया कि जो व्यक्ति है वो अब उसको क्या करना पड़ा, कानून के द्वारा उसको ऐसे जो दायित्व है उसे डिस्चार्ज करना पड़ा, फ्री करना पड़ा। जैसे एक ऋणी के दिवालिया घोषित किए जाने पर अब वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो एक ऋणी को जब दिवालिया घोषित कर दिया तो उसको क्या मिल गई, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो जो अगर पक्षकार था, पार्टी था, तो उसको दायित्व से मुक्त वो हो जाता है। इसके बाद जो ड्रॉई है उसको 48 घंटे से अधिक समय देकर। कई बार जो विनिमय साधक लेखपत्र का जो होल्डर है वो होल्डर क्या करता है कि धारक को उसकी स्वीकृति देने के लिए, कि स्वीकृति पर विचार करना है, उसके लिए 48 घंटे का अगर ज़्यादा टाइम देता है। और कुछ उसके अंदर जो पक्षकार थे, उससे पहले के जो पक्षकार हैं, अगर वो इस बात से सहमत नहीं है तो वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से। चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने में देर करने के कारण। अगर चेक का जो धारक है उचित समय पे उसको पेमेंट करने के लिए बैंक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता तो क्या हो जाएगा, फिर जो उसका चेक का जो लेखक था वो अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, देखो है 1000 रुपये का चेक ड्रॉ करता है जिसमें चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया जाना था। उस टाइम पे उसके अकाउंट में इतने पैसे थे, लेकिन टाइम पे जो चेक है वो बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया पेमेंट करने के लिए। इसके बाद बैंक क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अब जो धारक है चेक का वो रकम के लिए बैंक के विरुद्ध क्या करेगा, बैंक के विरुद्ध ही केस फाइल कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति है ड्रॉअर है वो तो क्या हो गया, अपने दायित्व से मुक्त हो गया, क्योंकि टाइम पे अगर वो बैंक में चेक लगाता तो उसको पेमेंट मिल जाती। इसमें ड्रॉअर की कोई गलती नहीं होगी। चेक आदेश पर देय होने की दशा में। अगर चेक पेबल ऑन ऑर्डर है और बैंक उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स समझ के, मतलब किसी व्यक्ति के पास वो था, बाय गलती से फ्रॉड से किसी व्यक्ति के पास वो चेक था और उसने उस चेक की पेमेंट करवा ली बैंक से, बैंक में वो चेक लगा दिया और उसको पेमेंट मिल गई, अगर बैंक ने पेमेंट कर दी तो क्या हो जाएगा, बैंक अपने दायित्व से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जब तक कि जो एंडोर्समेंट जब तक उस चेक का किया था वो झूठा क्यों ही न सिद्ध हो जाए, फिर भी बैंक ने तो पेमेंट कर दी थी, बैंक क्या हो जाएगा, उस दायित्व से मुक्त। इसके बाद है एक शाखा से दूसरी शाखा पर ड्राफ्ट। जब बैंक है उसी बैंक की दूसरी शाखा पे कोई ड्राफ्ट है वो लिख देता है और ड्राफ्ट जो ड्रॉई है वो उसको क्या कर दे, एंडोर्स कर दे। और जो एंडोर्स करने के बाद जिसके पास भी होगा, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, अगर वो पेमेंट करवा दे तो बैंक का जो ऐसा है बैंक है वो क्या हो जाएगा, अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद है बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मर्यादित स्वीकृति को स्वीकार कर लेने पर। अगर मर्यादित स्वीकृति क्या होती है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है कि एक्सेप्ट तो किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट तो किया जा रहा है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन विद कंडीशन के साथ उसने क्या किया, एक्सेप्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल केस में कंडीशन नहीं होगी, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में कंडीशन होती है। अगर जो विनिमय पत्र का जो धारक है अपनी सहमति देता है कंडीशन के साथ, जो अन्य पक्षकार हैं वो अपनी सहमति नहीं देते, तो वो क्या हो जाएंगे, अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा। अगर अल्ट्रेशन किया जाता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में चेंज किया जाता है और चेंज भी सब्जेक्ट मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, और जब चेंज किया जाता है जिन पक्षकारों ने अपनी सहमति प्रदान नहीं की है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे जो चेंज होंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके महत्वपूर्ण अंश या उसके पक्षकारों का दायित्व जो बदल जाता है, अगर महत्वपूर्ण चेंज होता है तो किस तरीके का चेंज होगा, जैसे विलेख की जो तिथि है उसमें परिवर्तन करना, देय रकम में परिवर्तन करना, भुगतान के समय में परिवर्तन कर दिया, ब्याज की दर में चेंज किया है, भुगतान किस स्थान पे किया जाएगा ये चेंज कर दिया, पक्षकार ही क्या कर दिए, बदल दिए, चेंज कर दिए, तो ये इम्पोर्टेंट अल्ट्रेशन चेंजेस माने जाएंगे। ऐसा चेंज करने से, ऐसा परिवर्तन करने से अगर जो पक्षकार सहमत नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ पे पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। वो क्या क्या हैं, जैसे कोई अपूर्ण विलेख था उसको पूरा कर दिया, सिंपल एंडोर्समेंट था उसको स्पेशल बना दिया, स्वीकृति को सीमित कर दिया, खाली चेक को क्रॉसिंग कर दिया, किसी वास्तविक गलती को सुधारने के
के लिए कोई चेंज किया, पक्षकारों की अनुमति से कोई परिवर्तन करना, तो यहाँ पे जो पक्षकार हैं वो क्या होंगे, अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। ये इतने महत्वपूर्ण चेंज नहीं है, लेकिन जो ये वाले चेंजेस यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। अगर इनमें कोई चेंज होता है और कोई भी पक्षकार अपनी सहमति नहीं देता, वो अपने दायित्व से क्या रहेगा, फ्री रहेगा। इसके बाद है परिवर्तन किए गए विलेख के भुगतान द्वारा। अगर चेंज किया था किसी इंस्ट्रूमेंट में और परिवर्तन करने के बाद टाइम पे उसकी पेमेंट कर दी जाती है, तब भी पक्षकार क्या हो जाते हैं, अपने दायित्व से फ्री हो जाते हैं। स्वीकर्ता के हाथ में विपत्र आने पर जिसने एक्सेप्ट किया था डॉक्यूमेंट और वो नेगोशिएशन के द्वारा ट्रांसफ़र हो के मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर वापस उसी के पास आ जाता है, स्वीकर्ता के पास, तो बाकी के पक्षकार क्या हो जाएंगे, अपने दायित्व से फ्री हो जाएंगे। इसके बाद है विलेख की मुक्ति, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहेगा, तो उससे रिलेटेड जितने पक्षकार हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। तो विलेख मुक्त तब कहा जाएगा जब क्या हो जाएंगे, सारे अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अब नेगोशिएशन में वापस नहीं लेके आ जा सकते, तो वो क्या है कि चेंज हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट है वही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, जिसको अब आगे नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपने जो सारे पक्षकारों से संबंधित सभी अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। तो ये पॉइंट थे, ये थे किससे रिलेटेड, कि जो लाइबिलिटीज़ बनती हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, उसके पक्षकारों को इन लाइबिलिटी से कैसे कैसे फ्री किया जा सकता है।